चलो बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हम लोग पहले भी दो और हाइब्रिडाइजेशन इस लेक्चर के पहले समझ चुके हैं, विच वर sp and sp2. So these all are under the types of hybridization. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें ये थोड़ा सा सीनियर है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो सारे कुछ है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन वी हैव डन, sp2 वी हैव डन, एंड बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन और उसकी क्या बारीकियां हैं। सो दिस वुड बी द फोर्थ लेक्चर इन दिस हाइब्रिडाइजेशन पार्ट। ओके, और ओवरऑल तो केमिकल बॉन्डिंग का कोई वो सीरियल नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ये चौथा है। और ये उन्हीं को समझना चाहिए जिनके पहले के तीनों कंप्लीट हैं। जो पहले के तीनों जानते हैं वही इस पर हाथ डालें। ठीक, चलो देखो भाई क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में sp3। ये जो फोटो है अभी इसको होल्ड पर रखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा हो रही है। पहले इसका बेसिक समझिए, अभी इस फोटो को देखने की जरूरत नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो भाई ये जो sp3 नाम से ही स्पष्ट है, पहले के हाइब्रिडाइजेशन जैसा इसका भी पैटर्न है। दैट एक S और 3p 3p, 1s एंड 3p, टोटल 4। अगर ये मतलब ये ओवरऑल 4 प्योर ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों। सो व्हेन दीज 4 प्योर ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड, देन दे रिजल्ट इनटू 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। एक s और 3p मिक्स होते हैं तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई, एंड द 4 ऑर्बिटल्स आर गेटिंग मिक्स्ड टू रिजल्ट 4 न्यू हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स, and all hybrid orbitals are perfectly same as we have done in hybridization basics. ये क्या हो गए, ये 4 के चारों जो हैं all 4 are equivalent, ये चारों हर मामले में सेम हैं। चलिए एक बात तो ये हुई। अब बच्चों ये भी हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं उन सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो चूंकि 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, उसमें एक है s और 3 है p, यानी 1/4 कंट्रीब्यूशन s का है और 3/4 कंट्रीब्यूशन p का होगा। तो 1/4 को अगर हम परसेंटेज टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि इसमें भाई जो परसेंटेज s कैरेक्टर है, that is what? That is 25%। और इस हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंटेज p कैरेक्टर है, that is what? That is 75%। ओके, तो दो तो ये गंभीर बातें हुई, परसेंटेज s कैरेक्टर और परसेंटेज p कैरेक्टर। ठीक, अब ये बात एकदम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल्स आर 4 आउट ऑफ विच 1 इज s, है ना। तो ये 1/4 हो गया, एंड टोटल ऑर्बिटल्स आर 4 आउट ऑफ विच p आर 3, सो ये 3/4 हो गया। तो वही परसेंटेज टर्म्स में 25% और 75% होगा। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेसिक। अब हमें समझना है इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा और उसके साथ साथ इसमें ज्योमेट्री कैसे आ पाएंगे। तो भाई यहां पर जो बॉन्ड एंगल रहता है, that bond angle is 109 degree 28 minute।
दीज आर मिनट्स। अच्छा, कहीं कहीं बच्चों आप देखेंगे इसी बॉन्ड एंगल को 109.5 डिग्री भी लिख देते हैं। अब मन में हो सकता है संदेह आ जाए कि यार ये तो क्या चीज है, ये तो सर ने हमारे सिखाया 109 डिग्री 28 मिनट्स और ये तो 109.5 डिग्री आ रहा है, इसका क्या मतलब है? एक ही बात है बच्चों, देखो कैसे होता यह है कि जो 60 मिनट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री। या आप यूं कह लें कि जो 30 मिनट्स होंगे दिस इज इक्वल टू, मिनट्स के लिए डिग्री के लिए छोटा सा सर्कल करते हैं, मिनट के लिए छोटा सा डैश लगाया जाता है। तो बच्चों जो 30 मिनट होगा, क्या मैं बार बार गलती कर रहा हूं, तो ये जो 30 मिनट होगा दिस इज 0.5 डिग्री। तो 28 मिनट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, इसलिए कहीं कहीं बॉन्ड एंगल आप ऐसा भी पा सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स भी लिख सकते हैं। लेकिन मिनट वाला जो एंगल का मेजरमेंट है वो थोड़ा ऑब्सोलीट है, डिग्री में ही चलता है, तो 109.5 डिग्री भी लिख दिया जाता है। बोथ आर सेम, सो प्लीज you need not to be confused over this. Okay, so this is the bond angle. Now come to the geometry. So geometry for this sp3 hybridization is tetrahedral. The shape is tetrahedral. अब ये टेट्राहेड्रल क्या होता है अभी हम समझते हैं या बना के दिखा देते हैं। ये जो टेट्राहेड्रल होगा वो बच्चों, एक सेकेंड, ठीक, यह काम करते हैं, वो एग्जाम्पल देखेंगे उसी में टेट्राहेड्रल शेप भी आ जाएगा। फिलहाल आप इस ज्योमेट्री का नाम याद रखिए, दैट दिस इज टेट्राहेड्रल। ठीक, अब पीछे एक एग्जाम्पल का फिगर है, उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल और कैसे क्या ओवरलैपिंग हो रही है, लेट अस डू दैट। तो उससे पहले थोड़ा सा उस एग्जाम्पल का बेसिक ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है मीथेन, ये बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है मीथेन CH4। अब भाई इस मीथेन में अगर इस मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं आता है कि हमारे पास एक कार्बन है, उस कार्बन में देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ लुईस स्ट्रक्चर वी गेट ऑफ दिस मीथेन। ये हो गए 4 कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर द 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब बच्चों ये जो चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये हर मामले में एक दूसरे के बराबर रहते हैं। तो हमने जब बेसिक हाइब्रिडाइजेशन सीखा था तो मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था कि मीथेन का एग्जाम्पल लिया था उस लेक्चर में भी। तो ये चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं बच्चों ये हर मामले में एक दूसरे से इक्विवेलेंट रहते हैं। तो all four covalent bonds, कौन कौन से, CH single bonds are equivalent in all respects, whether it is bond length, bond energy, bond strength, सब मामले में सेम। तो अगर इस कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर से ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो उस सेकंड शेल में हमारे पास एक 2s है और 2p है, तो 2s हो गया ये और ये हो गया 2p। तो इस कार्बन के पास केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो देयर मस्ट बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद दिस कार्बन। सो होता क्या है कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉन p में
प्रमोट हो जाता है अगर हम इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाए। GS मीन्स ग्राउंड स्टेट, और अगर इसी कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो ये हो जाता है बच्चों 1s2, पहली शेल से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2s1 और 2p3। सो ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। तो अब ये कार्बन क्या हुआ, अब ये बॉन्ड बनाने के नाउ देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नाउ दिस इज रेडी टू फॉर्म द बॉन्ड्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इस अच्छा, और जो हाइड्रोजन है उसके पास तो एक ही बेचारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों ये 4 जो बॉन्ड्स देख रहे हैं, अगर हम प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करें तो वो तो नेचुरली गलत ही होनी है, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल से एक ओवरलैपिंग होगी 2s 1s, है ना, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन है किसमें, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों 2s में, तो 2s 1s ओवरलैपिंग, और बाकी की जो 3 ओवरलैपिंग होंगी वो होंगी 2p 1s ओवरलैपिंग, है ना। बाकी की जो 3 ओवरलैपिंग होंगी वो कैसी होंगी, क्योंकि बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो 2p 1s ओवरलैपिंग। तो चारों ओवरलैपिंग एक जैसे नहीं हो पाएंगी, मतलब चारों बॉन्ड्स जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे अगर हम प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात माने, या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो इंफॉर्मेशन है जिसमें प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो फिर ये चारों कभी बराबर नहीं होंगे। ये हम लोग ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना होगा, नाउ वी रिक्वायर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ये बच्चों चारों के चारों कैसे हैं, ये चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एंड ऑल 4 आर इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड्स। मतलब ये होगा कि चारों में ओवरलैपिंग एकदम आइडेंटिकल हो। तो क्या करना होगा कि कार्बन के बच्चों क्या है कि ये जो 4 हाइड्रोजन है, इन चारों के तो ऑर्बिटल सेम ही है 1s, है ना, इन चारों के ऑर्बिटल तो एकदम सेम है 1s। अब सारा दारोमदार इस कार्बन पर है, तो कार्बन के भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जैसे ऑर्बिटल में रहने चाहिए, तब ये चारों बॉन्ड्स या चारों ओवरलैपिंग परफेक्टली सिमिलर होंगी, और फिर चारों बॉन्ड्स भी एक जैसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे जो कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन है 2s में और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो इन चारों ऑर्बिटल्स को हमें क्या करना होगा, मिक्स करना होगा, और इनकी मिक्सिंग से हमें फिर 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने होंगे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक होगा s का, उसमें एक हिस्सा होगा s का और 3 हिस्से होंगे p के, जो कि अभी हम लोग sp3 की बात करते थे। तो बच्चों होगा हमारे पास फिर 4 न्यू sp3 ऑर्बिटल्स। हर sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ऐसी चारों में ऐसी होगा, है ना। तो अगर हम ये देखें कि भाई कोई पूछे, अच्छा बेटा ये बताओ कि ये जो ओवरलैपिंग है कौन सी ओवरलैपिंग है, ये कैसे बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, आप कहेंगे हाँ सर बता देते हैं। सर ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसमें सर कार्बन का है sp3 ऑर्बिटल, अच्छा, और H का बेटा कौन सा, H का है सर s ऑर्बिटल। तो ये वाली ओवरलैपिंग है सर ये। अच्छा ये वाला सिग्मा बॉन्ड सर ये भी वही है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ये भी वही है, ये भी वही है, सब वही है, सबका सब वही है। कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल भी लिखना चाहें तो और अप्रोप्रिएट हो जाएगा, 1s लिख लेते हैं। तो कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s, these 2 orbitals are overlapping to form the sp3s overlapping, to form these 4 sigma bonds which are perfectly equivalent.
अब इस CH4 का ये जो हमने एग्जाम्पल समझा, इसको थोड़ा सा डायग्राम वाइज समझ लेते हैं। देखो कैसा आता है। देखें CH4 मॉलिक्यूल को देखें पहले तो कैसे क्या बना। तो होता क्या है कि अब ये फोटो बड़ा क्लमजी है, क्लमजी होना भी चाहिए, क्योंकि एक तो S ऑर्बिटल हमें दिख रहा है जो कि स्फेयर है विच इज ड्रॉन विद द ब्लैक कलर। उसके बाद बच्चों 3 डंबल्स नजर आ रहे हैं, जैसे एक हम डंबल्स को अगर हम स्पेसिफाई करें, एक हम डंबल आपको स्पेसिफाई करके इसमें अलग से दिखाते हैं, गौर से करें। हम दिखा रहे हैं कि जो डंबल इस Z एक्सिस के अलोंग है, तो Z एक्सिस के अलोंग एक जो डंबल है उसका एक हिस्सा बच्चों ये है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसका एक लोब है ये वाला, ठीक है, और उसका दूसरा लोब है बच्चों ये वाला। So this is along Z axis. This is along Z axis. एक और बना देते हैं ग्रीन वाला, एक ग्रीन से बना देते हैं विच इज अलोंग Y एक्सिस। देखो बच्चों ये Y एक्सिस, दिस ग्रीन इज अलोंग Y एक्सिस। आपको बच्चों ये सब बनाना नहीं है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप तो बस क्या कर देंगे, आप केवल इतना लिख देंगे तो भी चलेगा। This is along Y axis. This is along Y axis को क्या करते हैं, चलो ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, तो ये Y axis हो गई, ठीक। और ये हो गया अपना रेड वाला, तो जो रेड वाला है, ये रेड वाला किसके अलोंग है, ये है अलोंग Z एक्सिस, ठीक। और जो ब्लू दिख रहा है वो X एक्सिस है। आपको तो केवल इतना ही दिखाना है कि एक S, एक PX, एक PY और एक PZ, इन 4 की हुई इंटरमिक्सिंग। तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि हमारे पास आए 4sp3 हाइब्रिड्स कह लें, हाइब्रिड्स भी कह सकते हैं, या आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। एक ही बात है बच्चों, हाइब्रिड्स भी कह सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। केवल आप हाइब्रिड कहेंगे तो भी सही है, और अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं तो भी सही है ना। ओके, सो इन 4 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से 4sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए। अब जो टेट्राहेड्रन शेप होता है वो ये टेट्राहेड्रन शेप है बच्चों, गौर करो। अब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये 4 जो है अलग अलग तरह की आपको नजर आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्या है कि ये एक तंबू जैसा होता है। तंबू मतलब क्या हुआ, एक ऑर्बिटल रहता है एकदम ऊपर, आप ऐसे मान के चलिए, ये मान लीजिए वर्टिकल है, बाकी 3 क्या होते हैं, पिरामिड के शेप में होते हैं नीचे, बाकी 3 पिरामिड के शेप में होते हैं। तो एक की लेंथ तो इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको एकदम क्लियर नजर आ रही है, पूरा लेंथ दिख रहा है। बाकी का लेंथ पूरा नजर नहीं आ रहा है, बाकी थोड़ा स्लैंट है, तिरछा है, इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा है, जबकि हैं ये तीनों बराबर हैं, सॉरी ये 4 बराबर है। अच्छा, और ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल में ये भी बात ध्यान रखेंगे, ऑर्बिटल पूरा ये ठीक से नहीं बना हुआ, ये जो हर ऑर्बिटल है वो इस तरह से बनेगा। देखो, ईच ऑर्बिटल इज लाइक दिस। एक तो ये तो है, इसका बड़ा लूप हो गया ये, और हर ऑर्बिटल का एक छोटा लूप भी होगा, छोटा लूप भी होगा जो कि नीचे आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 4 होंगे, ठीक। तो इन के बीच में 2 ऑर्बिटल्स, ये जो 2 हाइब्रिड्स हैं या 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है प्यारे बच्चों, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स भी कह सकते हैं, और थोड़ा आसान कहना हो तो आप उसको 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। एंड दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है कि एक उसमें ऊपर, एक तो ये तंबू का, ये ऐसे समझ लें कि एक टेंट हो गया, ये नीचे टेंट है, और टेंट के ऊपर ये नीचे एक पिरामिड जैसा शेप है, पिरामिड के ऊपर एक ये वर्टिकल उसका चोटी है, ठीक है। तो यही होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है कि आप अगर इस तरह से क्या करें कि देखें जरा, मैं इसको बना के आपको दिखाता हूं। अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो say this is the top, say this is the top, this is tetrahedral geometry प्यारे बच्चों। दिस इज द टॉप, और ये बच्चों टेट्राहेड्रल का बेस हो गया, जो नीचे आपको ट्रायंगुलर बेस दिख रहा है ना, दिस ट्रायंगुलर बेस, नीचे ये ट्रायंगुलर बेस हो गया। तो आप ऐसे देखें कि इसमें 3 ट्रायंगुलर फेस हैं, इस ज्योमेट्री में 3 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, और एक होता है, देखो 3 तो ट्रायंगुलर फेस ऊपर के हो गए और एक नीचे बेस हो गया, या आप ऐसे कह सकते हैं कि देयर आर 4 ट्रायंगुलर फेसेस। जैसे अगर हम इसमें नेमिंग दे दें तो दिस इज से ए, दिस इज बी, सी, डी। सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 1 इज ए बी डी, 1 इज ए बी सी, 1 इज ए सी डी। 3 फेसेस ये हो गए और एक नीचे दिख रहा है बी सी डी। तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह की होती है जिसमें कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक नीचे ट्रायंगुलर बेस बना दीजिए और उसके ऊपर एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए। मतलब वैसे पिरामिड जो एक्चुअल होता है उसका जो बेस होता है बच्चों, दैट बेस इज क्वाड्रिलेटरल, मीन्स उसमें 4 साइड्स होती हैं, बट यहां पर ये 3 साइड्स हैं। तो एनीवेज, तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने से इस तरह का शेप आ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक सेंटर हो गया और उस सेंटर से 4 साइड्स निकली रहती हैं। सो दिस इज टेट्राहेड्रल। ये सेंटर से 4 साइड्स निकली, एंड दीज 4 साइड्स आर व्हाट? दीज आर 4 बॉन्ड्स, और यू कैन से दीज आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज व्हाट? ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3। तो ये जो आपको एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस प्रिज्म के बीच में सेंटर में है आपका कार्बन, ये है कार्बन, और वो जो कार्बन है वो कार्बन से जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी देखो हम दिखा देते हैं। वो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, थोड़ा सा वेट, एक बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें देख लेते हैं। देखो ये है कार्बन, और इससे ये 3-4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो ये वाला भी, देखो एक ये फेस हो गया, नीचे एक लाइन डॉटेड करके दिख रहा है, दिस इज 1 फेस, दिस इज 1 फेस, दिस इज 1 फेस, और एक पीछे वाला फेस होगा। ठीक है, ओके। होता क्या है बच्चों कि जब 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो चीज हमें दिखती नहीं उसको डॉटेड करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करें, तो यू कैन सी दिस लाइन, यू कैन सी दिस लाइन, यू कैन सी ऑल्सो दिस लाइन। अब इफ दिस इज अ फेस, सिमिलरली इफ दिस इज अ फेस, तो ये पीछे वाली लाइन आपको दिखेगी नहीं। आप अगर सामने से देखें तो आपको ये वाला फेस दिखेगा, ये वाली दीवार दिखेगी, एक ये वाली दीवार दिखेगी, बट पीछे वाला ये कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको इसलिए इस फिगर में इसको डॉटेड करके ड्रॉ किया गया है। एनीवेज, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेट्राहेड्रन। तो ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये CH4 मॉलिक्यूल हो गया, उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ये CH4 मॉलिक्यूल हो गया प्यारे बच्चों, और उसमें क्या हो रहा है कि देयर आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ये ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग है। कैसी ओवरलैपिंग है? दिस इज अ हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग।
अच्छा, किस किस की ओवरलैपिंग है? ये है sp3 और s। ये sp3 किसका है? ये sp3 है कार्बन का, और ये s किसका है? ये s है हाइड्रोजन का। तो बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड, तो बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड। ऐसी सब में sp3 है कार्बन का और s है हाइड्रोजन का, एंड बोथ ऑफ दीज आर गेटिंग ओवरलैप टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया CH4 का कंप्लीट एनालिसिस और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का भी कंप्लीट एनालिसिस। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझ गए, ज्योमेट्री समझ गए, टेट्राहेड्रल है, यही शेप बच्चों टेट्राहेड्रल है। दिस शेप इज टेट्राहेड्रल। ये इसे टेट्राहेड्रॉन भी कह देते हैं, इसमें भी कंफ्यूज ना हो, टेट्राहेड्रॉन भी कह सकते हैं। टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल की बात है। चलो, सो दिस इज अ टेट्राहेड्रल, DRAL। अब भाई CH4 को तो समझ गए, ज्योमेट्री समझ गए, बॉन्ड एंगल समझ गए 109 डिग्री 5 मिनट्स। अब इसमें थोड़ा सा दो स्ट्रक्चर जरा और समझते हैं, है ना, उससे कुछ और नई बातें सीखने को मिलेंगी। देखो क्या है। अब बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम दो और मॉलिक्यूल्स की चर्चा करते हैं। दोनों के फिगर आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज अमोनिया एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। अब इन दोनों को समझना क्यों आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। उसका रीजन है। रीजन क्या है? देखें, अमोनिया की बात हो या पानी की बात हो, वाटर की बात हो, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं। एक बात और बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमेशा सेंट्रल मॉलिक्यूल का हो, सेंट्रल एटम का ही होता है। हाँ, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मीथेन की भी बात हुई, या इससे पहले भी हमने जो हाइब्रिडाइजेशन देखे, तो मीथेन में सेंटर में था क्या? कार्बन। यहां पर सेंटर में है नाइट्रोजन, यहां पर सेंटर में है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये बात भी हमें एकदम दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हमेशा किसके लिए बात की जाती है? दिस इज फॉर सेंट्रल एटम। दिस इज फॉर सेंट्रल एटम या ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, और प्रिसाइसली बोले तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो भी होता है उसके ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। कभी भी जो टर्मिनल एटम्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग की बात नहीं होती है। हमेशा इस बात को पक्के से ध्यान रखें। एनीवेज, अब बच्चों ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें NH3 और H2O को पढ़ना क्यों जरूरी है sp3 में, और ये कैसे इस मेथेन से अलग है? बच्चों बहुत अलग है। क्यों अलग है? देखो, अलग इस मामले में है कि मेथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे, यानी कि जो सेंट्रल एटम हुआ करता था अपने मेथेन का, उस सेंट्रल एटम से क्या था? उस सेंट्रल एटम से 4 सिग्मा बॉन्ड निकलते थे। लेकिन अगर अमोनिया की बात करें, अभी वाटर को थोड़ा रोकते हैं, तो अमोनिया में इस नाइट्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जो कि 3 हाइड्रोजन के साथ ये बनाता है। अगर इस अमोनिया का हम सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ यूं आएगा कि अमोनिया से 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये हो गया अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बच्चों अगर अमोनिया को देखें तो इसमें इन 2 जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका बड़ा भारी रोल है। क्या रोल है? समझिए। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। sp3 क्यों है? देखो sp3 क्यों है, इसको भी समझते हैं, फिर वाटर की भी चर्चा करेंगे। ठीक, अमोनिया का जो सेंट्रल एटम है दैट इज नाइट्रोजन। फाइन।
इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है। और इस नाइट्रोजन के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p3। तो इसका जो बैलेंस शेल है दैट बैलेंस शेल इज सेकेंड शेल, और उस सेकेंड शेल में इसके पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउट ऑफ दोज 5, 2 आर इन s, तो विच आर पेयर्ड ऑब्वियसली, एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन p एंड ऑल 3 आर अनपेयर्ड। फाइन, ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 3p के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, इट हैज टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ 3 डिफरेंट हाइड्रोजन्स। मतलब इस नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इट हैज ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगा कि 3 बॉन्ड्स बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये तीनों बॉन्ड्स हर मामले में सेम होते हैं, तो इसलिए क्या होगा कि ये अब हर मामले में सेम है, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई ऐसा है कि ये जो s ऑर्बिटल है, इसमें भले ही 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये s ऑर्बिटल और ये जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं, दीज 3 अंडरगोइंग अ इंटरमिक्सिंग। ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, इनकी होती है मिक्सिंग। आपको याद होगा जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे, तब भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये बताया था, और वहां पर ये चर्चा हुई थी कि लोन पेयर हो या किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी ऑर्बिटल में प्योर इलेक्ट्रॉन्स भी हो, मैं प्योर बोल रहा हूं, कोई ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो, तो भी वो ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बच्चों, ये जो 2s है, जो कि एक 2s है और 3 अपने पास 3p हैं, इन तीनों की मिक्सिंग होती है। और इन 3 की मिक्सिंग से फिर से क्या होगा, इन 3 की मिक्सिंग से हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड्स आएंगे। हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड्स आ जाएंगे। तो अब अपना जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, और उन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा कि 3 में तो एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा भी रहेगा प्यारे बच्चों जिसमें कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसमें कि एक ये वाला और एक ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, दीज 3 आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग विथ 1s ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का बच्चों 1s है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन ये जो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल था, वो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें कि लोन पेयर है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर बात बच्चों ज्योमेट्री की करें, ये NH3 पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इसमें समझ आएगा कि इसकी ज्योमेट्री का क्या होता है। तो ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में अगर नॉर्मल एक रेगुलर टेट्राहेड्रन जैसा कि मीथेन में देखे थे, तो वहां तो 4 बॉन्ड्स थे, तो 4 उसकी ज्योमेट्री थी, वो एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल आ गया। उसका एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स आप कह सकते हैं। लेकिन अब यहां पर तो बच्चों टेट्राहेड्रल की जो चोटी थी या उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था, वो तो है ही नहीं, ये बॉन्ड तो नहीं है ना, यहां ऊपर कोई एटम तो नहीं है, लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि रेगुलर टेट्राहेड्रन भले ही यहां पर बना के दिखा दिया है, लेकिन ये रेगुलर टेट्राहेड्रन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी जो चोटी, इसमें जो सबसे ऊपर वाला एटम है, वो एटम बच्चों नाइट्रोजन एटम है। जबकि वहां क्या था, जबकि CH4 में क्या था, CH4 में ऐसा मसला था, ये चोटी थी। तो यहां पर तो रेगुलर टेट्राहेड्रन बन ही रहा था क्योंकि इसकी चोटी थी ये।
यहां पर ऊपर भी सबसे ऊपर वाला बॉन्ड क्या, सबसे ऊपर वाला एटम क्या था, हाइड्रोजन था, तो रेगुलर टेट्राहेड्रल आ गया। यहां पर तो ऊपर कुछ है ही नहीं, यहां तो बस इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, वो क्या साइज शेप में क्या रोल डालेगा। तो यहां पर क्या होगा कि इतना हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा गायब हो गया, कट गया, हट गया। तो कुल मिलाकर ये उसी तरह का सिस्टम है जैसे कि आप सोचें कि मतलब ये ऊपर वाला एक ये पिलर गायब हो गया तो नीचे के 3 रह गए, नीचे के 3 रह गए। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल इस तरह का सिस्टम आया कि सबसे ऊपर, मतलब अगर ऐसा होता, अगर मान लीजिए हम मीथेन का एक ये काट के हटा दें, केवल आपको ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हैं, तो ऐसे यहां पर क्या हुआ है कि ऊपर वाला कुछ नहीं है, केवल नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्रिकली इट इज अ पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसे ट्रायंगुलर पिरामिड है, और उस ट्रायंगुलर पिरामिडल की चोटी है नाइट्रोजन। देखो तुमको हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये अभी बेचारा वेट कर रहा है, इस पर बाद में आएंगे, पहले इसकी बात कर लें जरा, अमोनिया की बात कर लें। देखो बच्चों, यहां कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि एक मैं पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। पिरामिड का ये टॉप है से, एंड दिस इज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। देखो बच्चों गौर से, इस पिरामिड में क्या है कि इस पिरामिड का जो चोटी है, इसका जो टॉप है, दैट टॉप इज ऑक्यूपाइड बाय अवर नाइट्रोजन, फाइन। और ये जो 3 कॉर्नर्स हैं, दीज 3 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय 3 हाइड्रोजन्स, फाइन। और ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इस नाइट्रोजन के ऊपर है ये लोन पेयर। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखें, हम अगर केवल बॉन्ड्स को दिखाएं तो बॉन्ड्स को दिखाएंगे तो बॉन्ड्स तो यही 3 है बच्चों, बॉन्ड्स तो यही 3, बॉन्ड्स तो यही 3 है जो डार्क कलर से देख रहे हो, बॉन्ड्स तो यही 3 है, और तो कोई बॉन्ड है नहीं, ऊपर तो ये बॉन्ड बना ही नहीं रहा है। अच्छा, अब हम क्या करें कि थोड़ा सा इसका ज्योमेट्री, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए, तो हम इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर देते हैं नीचे। गौर से देखेंगे बच्चों तो आपको ये पिरामिड थोड़ा ठीक से दिखेगा, और थोड़ा लाइन हम हल्की कर देते हैं। नाउ इट इज फाइन। सो नाउ you can see clearly that this is looking like a pyramid. Now this is not a tetrahedral. टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि सेंटर से 4 बॉन्ड्स निकलते हैं, सेंटर से बच्चों 4 बॉन्ड्स निकलते हैं, यहां पर सेंटर से 3 ही बॉन्ड्स निकले। सो दिस इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर पिरामिड कह सकते हैं आप उसको। अब एक ये कंफ्यूजन ना करना, टेट्राहेड्रल में भी क्या होगा कि वो जब चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन करते थे तो अल्टीमेटली पिरामिडी टाइप का दिखता था, बट वो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि टेट्राहेड्रल वो पिरामिड तब बनता है जब सेंटर में, उस पिरामिड के सेंटर में सेंटर एटम रहता है और उससे 4 पिलर्स निकलते हैं, उससे जो 4 बॉन्ड्स निकलते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, शेप बच्चों हमेशा बॉन्ड्स तय करते हैं, चौथा तो बॉन्ड ही नहीं है। तो इसका जो ज्योमेट्री है, यहां पर जो ज्योमेट्री है NH3 की, NH3 is it tetrahedral? Is it tetrahedral? No sir, of course not. This is not a tetrahedral. Okay beta, why it is not a tetrahedral? Sir, it is not tetrahedral क्योंकि यहां जो सेंट्रल एटम है उससे तो 3 ही बॉन्ड्स हैं,
अच्छा ठीक है, तो बताइए फिर इसकी सही ज्योमेट्री क्या होगी। तो इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज अ ट्रायंगुलर पिरामिडल, और यू दिस इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड, और समटाइम्स इट मे बी ओनली पिरामिड, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसकी NH3 की ज्योमेट्री से ट्रायंगुलर पिरामिड हो गई। अच्छा चलो एक बात समझ आ गई। अच्छा एक बात और, बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? अच्छा बॉन्ड एंगल, सर बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका? उफ, बॉन्ड एंगल कैसे बताएं? अरे कोई बात नहीं सर, बॉन्ड एंगल में क्या दिक्कत है, ऊपर का बॉन्ड आपने हटा दिया, नीचे वाले 3 तो हैं ही, तो नीचे जो पहले बॉन्ड हुआ करता था एंगल, वही बॉन्ड एंगल अभी भी होगा। तो इसका मतलब जो पीछे की बात अगर हम आपकी सही माने, आपकी तो सब बात सही मानते ही हैं, तो उसके हिसाब से कहेंगे कि सर ये जो बॉन्ड एंगल है, सर ये जो बॉन्ड एंगल है, दैट बॉन्ड एंगल मस्ट बी एज इन प्रीवियस केस विच इज 109 डिग्री 28 मिनट्स और 109.5 डिग्री। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है सर आपने बताया था, वही बॉन्ड एंगल अभी भी होना चाहिए, 109.5 डिग्री, क्योंकि ऊपर का बॉन्ड गायब हुआ, नीचे के 3 बॉन्ड्स तो गायब हो नहीं रहे, वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं। इवन और क्लैरिटी के लिए क्या कर लो, इसको हटा ही दो, नहीं तुम्हें लगेगा ये भी बॉन्ड है। ये बॉन्ड कुछ नहीं है, ये बस आपको ज्योमेट्री को समझाने के लिए ही हमने ये जो है कथा रची है, ताकि आपको थोड़ा दिखने लगे पिरामिड जैसा। ठीक है, तो इट्स बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 5 मिनट्स, क्योंकि सब 3 बॉन्ड्स तो हैं। अब बच्चों यही तो समझना है, ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग। अच्छा सर क्यों गलत है ये भी बता दीजिए। देखो बच्चों क्या होता है, होता यह है कि यहां जो 3 बॉन्ड्स हम देख रहे हैं, अगर इन 3 बॉन्ड्स को देखें तो दीज आर एक्चुअली 3 बॉन्ड्स। तो ये 3 बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं नेचुरली, ये 3 बॉन्ड्स हो गए। अच्छा अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के, नेगेटिव चार्ज, तो सिमिलर चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है, हर बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। तो एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो यहां पर इस NH3 के मॉलिक्यूल में वी आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर। 3 बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है, और एक बच्चों लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब चूंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये भी नेचुरली रिपेल करेगा। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन हो जाता है ड्यू टू दिस बॉन्ड, है ना। या ऐसे कह लें कि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, या हाइड्रोजन का है, तो थोड़ा सा तो दूरी रहती है। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक तो एकदम अगल बगल बैठे हुए, नाइट्रोजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है, उसकी अपेक्षा में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत ही एकदम बगल बगल में है, तो वो बॉन्ड पेयर की ऐसी की तैसी कर देते हैं, बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। तो अगर बच्चों इस नाइट्रोजन से एक बॉन्ड निकलता, जैसे कि मीथेन में था, तब जो एंगल आता था हर बॉन्ड के बीच में एक ऑप्टिमम 109 डिग्री 28 मिनट्स होता था। अब ऐसा नहीं है। अब ड्यू टू दिस लोन पेयर्स एक्सेस रिपल्शन, ये जो एंगल होगा श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर को जो है क्या कर देगा, थोड़ा सा श्रिंक कर देगा, आपस में सेपरेशन कम कर देगा। इसका रिपल्शन देखो,
बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्या चाहेगा कि एक दूसरे से दूर हो, लेकिन जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा तो एक दूसरे के करीब लाएगा। कौन ताकतवर है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, उसी की मानी जाएगी। जो ताकत है उसी की मानी जाती है। जिसके पास शक्ति ज्यादा, अंततो गत्वा विजय उसी की है। तो इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के एक्सेस रिपल्शन के चलते इनके बीच का एंगल इससे भी कम हो जाता है। द एंगल्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर दिस अमोनिया इज 107 डिग्री ओनली। तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? ये तो हो गया गड़बड़। तो बच्चों, इस बॉन्ड एंगल की जो करेक्ट वैल्यू है, दैट करेक्ट वैल्यू इज 107 डिग्री, नॉट 109.5 डिग्री। अब बात करते हैं इसका रीजन वाई। तो जो अभी हमने समझाया उसको है लिखना। नेक्स्ट पेज में करेंगे। रीजन इसका अगले पेज में। तो यह समझना जरूरी है कि यहां पर बॉन्ड एंगल, एक बॉन्ड के गायब होने से बॉन्ड एंगल में परिवर्तन हो जाता है। वो बॉन्ड एंगल अब 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर केवल 160 डिग्री ही रहता है। तो बच्चों, यहां पर जो रिपल्शन है बिटवीन a lone pair bond pair, that repulsion is greater than the repulsion between between bond pair. ओके। तो उसके चलते क्या होता है कि जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड्स को श्रिंक कर देता है। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, लोन पेयर shrinks bonds, and due to this shrinking जो बॉन्ड एंगल है प्यारे बच्चों वो नीचे गिर जाता है, घट जाता है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? इस लोन पेयर के आगे हार जाता है और कम हो जाता है। तो इसलिए अगर सारे बॉन्ड्स जो कि कन्वेंशनल होने चाहिए, अगर उतने बॉन्ड्स हैं तो जो एंगल है 109 डिग्री 0.5 मिनट्स, 109 डिग्री और 28 मिनट्स, तो वही होगा। अब जैसे एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब कोई क्या करे, दो बॉन्ड हटा दे और दो लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, जैसा कि होता है वाटर मॉलिक्यूल में। देखो उसको देखते हैं बच्चों। बात करते हैं H2O की। अब H2O में ऑक्सीजन है हमारे पास, तो इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सो क्या है? सो दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p4। तो ये जो सेकेंड शेल है ये हो गया इसका बैलेंस शेल। तो इस H2O का जो बैलेंस शेल है, अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम ड्रॉ करें तो 2s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और जो 2p सब शेल है उस 2p में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उनके हिसाब से पहले एक एक भर दीजिए और फिर किसी एक में पेयर कर दीजिए। तो इस O का जो, इस ऑक्सीजन का जो ग्राउंड स्टेट है उसी में हमारे पास कुल मिलाकर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और हाइड्रोजन तो 1s, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो इस H2O का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बनता है बच्चों। देखो इसकी बैलेंस शेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 ये हो गए बच्चों, 2 ये हो गए।
एक ये हुआ और एक ये हुआ। और जो अपना हाइड्रोजन है उसके पास भी एक एक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। और ये दो बॉन्ड्स बन जाते हैं। ओके, तो ये हो गया भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर या केवल लुईस स्ट्रक्चर वाटर का। तो ऑक्सीजन को बच्चों दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अब ये दोनों एकदम सिमिलर रहते हैं बॉन्ड्स हर मामले में। तो इसके जो बैलेंस शेल के, चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स का होता है, इंटरमिक्सिंग उन्हीं की होती है। तो व्हाट हैपेंस कि दीज 4 ऑर्बिटल्स अगेन इंटरमिक्स्ड विथ ईच अदर। अब देखो, इन 4 ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं विच आर हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 ऑर्बिटल्स आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हमारे पास एक 2s और 3 2p, इनकी मिक्सिंग से तैयार होते हैं क्या, 4 sp3 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आउट ऑफ दीज 4 what happens is that कि जो 2 sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो बाकी के 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहते हैं उनके पास बच्चों 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो ये बॉन्ड्स तैयार हो गए और 2 ऑर्बिटल्स ऐसे रहे जिनमें ये 2 लोन पेयर रखे हुए थे। अब बच्चों यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन नाउ अगर ये बॉन्ड पेयर होते 4 तो एंगल था 109.5 डिग्री, फिर बॉन्ड पेयर हो गए 3, तो जैसे कि अमोनिया में देखा तो एंगल वाज रिड्यूस्ड टू 107 डिग्री। नाउ बॉन्ड पेयर्स आर इवन मोर रिड्यूस्ड टू ओनली 2। तो अब इन लोन पेयर की और गुंडागर्दी और कस के रिपेल करेंगे तो इनको एकदम चिपका देंगे, एकदम इनके बीच के एंगल को और रिड्यूस कर देंगे। सो एक्सपेरिमेंटली द एंगल फॉर दिस वाटर मॉलिक्यूल, या जो बॉन्ड एंगल है यहां पर, दिस बॉन्ड एंगल इज एक्चुअली 104.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, तो और कम होना ही था क्योंकि 2 लोन पेयर थे, एक्सेस रिपल्शन हो गया। तो यही बात पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल का फोटो है वो भी यही फोटो बताता है, मैंने सब कुछ यहां बता ही दिया है। तो ये बात हुई कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा, क्योंकि उनका जो रिपल्शन है वो बहुत हैवी हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स वेरी वेरी फाइन पॉइंट्स जो हमने आज सीखे। अब बच्चों आप ऐसा मत सीखें, सोचें कि भाई सर अगर कोई एग्जाम में आ गया तो क्या इतना तामझाम करना पड़ेगा कि किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इतना सब लिखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज जस्ट टू मेक यू फील about the concept, about the chapter, about the topic कि what actually is the hybridization। इसको सॉल्व करना है, इट्स अ मैक्सिमम 5 सेकेंड गेम। किसी भी मॉलिक्यूल में यू जस्ट लुक द मॉलिक्यूल एंड यू विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन, नो नीड टू डू दीज थिंग्स। ये बस आपको समझाने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन में असल में उसकी मैकेनिज्म क्या है, हाउ इट एक्चुअली हैपन्स। सो दैट इज वाई दिस इज सो डिस्क्रिप्टिव। ओके, थैंक यू बच्चों।